हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो जैसे आपको दिख रहा है, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर को हम बहुत ही प्यार से, बारीकी से और डिटेल में समझने वाले हैं ताकि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हमारा आज का पहला चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखना है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। यानी हर एक सब्सटेंस या हर एक चीज जिसके पास मास होता है और जो स्पेस या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। मोटा मोटा तो मैटर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। इसके अलावा भी और उसके स्टेट्स होते हैं, जैसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड हम किसे कहते हैं? तो जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड। अब यहां पर एक वर्ड आया इंटर पार्टिकल। अब इंटर पार्टिकल यानी क्या होता है? तो 2 पार्टिकल के बीच में, यानी एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में इसको हम कहेंगे इंटर पार्टिकल। और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उससे वो कैसा रहेगा? वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब ये पार्टिकल इस किताब में कौन कौन से हैं? तो पार्टिकल है बच्चों 3। एक तो है एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल और तीसरा है आयन। तो 3 तरह के पार्टिकल यहां पर हमारे किताब में आए हुए हैं। कौन कौन से? तो पहला है एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल और तीसरा है आयन। तो इस तरह के 3 पार्टिकल हमारी किताब में आए हैं और इनके बीच में, यानी एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, तो हम क्या कहेंगे? इंटर एटम कहेंगे और दूसरे शब्दों में हम उसको इंटर पार्टिकल भी कहेंगे। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इंटर एटम है, या इंटर मॉलिक्यूल है, या इंटर आयन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसका चलो एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर बच्चों, यहां पर एक फुलरेंस है। इस फुलरेंस का नाम क्या है? C60 बकमिंस्टर फुलरेंस है। अब यहां पर C16 इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर टोटल 60 कार्बन के एटम है, इसलिए इसको C16 कहा गया है। इसकी खोज जो की है रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर ने की है, इसलिए इसको कहा जाता है C16 बकमिंस्टर फुलरेंस। अगर आप यहां पर देखोगे तो हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। 2 से तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और 1 से वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब यहां पर जो कार्बन कार्बन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इंटर एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या इंटर कार्बन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, वो कैसा है? वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका सॉलिड का। तो इसमें क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम इसको सॉलिड कहते हैं। ये देखो घूम रहा है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्चुअली रिजिड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये आपको सॉलिड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब देखते हैं बच्चों लिक्विड को। लिक्विड का क्या होता है? तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता, थोड़ा सा वीक होता है। तो सॉलिड हम किसे कहेंगे? तो जिसके पास इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा, उसे हम लिक्विड कहते हैं। तो यहां पर ये एक एग्जांपल है। यहां पर ये एक लिक्विड का स्पीयर है। अब ये स्पीयर कैसे बन गया? तो ये यहां पर स्पेस में है, इसलिए यहां पर स्पीयर दिख रहा है। अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन थोड़ा सा वीक है, जिसके कारण ये देखो ऐसी ऐसी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, थोड़ा सा वीक है, बहुत ज्यादा वीक नहीं है, थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये एग्जांपल हो गया आपका लिक्विड क्या।
अब चलते हैं गैसेस की तरफ। तो गैसेस हम किसे कहते हैं? तो जहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही वीक होता है, ऐसे चीज को या ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं गैसेस। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेंगे। तो यहां पर बच्चों आप देखोगे कि ये जो है गैस किसकी है? तो ये लिक्विड नाइट्रोजन को हमने एक बर्तन के अंदर रखा है। तो जैसे ही वो लिक्विड नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर पहुंचता है, वो क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है गैसेस के अंदर, जिसके कारण आप देखोगे ये गैस जो है वो इधर इधर फैलने लगती है और जितना भी उसको वॉल्यूम मिलता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। अब यहां पर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाते हो और ये इधर भाग रहा वो उधर भाग रहा, ऐसा होता है। ठीक है, चलो इसको फिर से देख लेते हैं। देख लिया, ठीक। तो चलो ये तो हो गया बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन। तीन तरह का क्लासिफिकेशन होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। अब हमें देखना है नेक्स्ट चीज, तो वो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के मोटा मोटी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। पहला कौन सा है बच्चों? तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या होता है? रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है ये हम देखेंगे। तो बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है यूनिट सेल ऑफ डायमंड। ये जो डायमंड होता है उसका एक यूनिट सेल दिख रहा है। यूनिट सेल आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं होगा तो आगे ये इस चैप्टर के अंदर यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो एक यूनिट सेल है इसके अंदर कार्बन के 8 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? टोटल 8 एटम होते हैं और ये इस तरह से उसका एक डायमंड का यूनिट सेल होता है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा घुमा के देखेंगे किस तरह से घूमता है। ये इस तरह से घूमेगा तो ये इस तरह से इसका एक यूनिट सेल दिखेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, इसके एक सुपर यूनिट सेल लेते हैं, यानी बहुत सारे यूनिट सेल को जोड़ के हम एक सुपर यूनिट सेल बनाते हैं। अब यहां पर हमने एक सुपर यूनिट सेल बना लिया, देखो कैसा दिख रहा है। तो यहां पर कार्बन आइटम आप देखोगे तो एक के बाजू में एक है, एक के पीछे में एक है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी दिख रही है। और दूसरा एक पॉइंट है कि यहां पर जो है एक लॉन्ग रेंज चेन बन रही है, यानी हर कार्बन एटम बाकी के 4 कार्बन एटम को जुड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा है कि इसको रिजिड स्ट्रक्चर दे रहा है और एक लॉन्ग रेंज चेन बन रही है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट तो हो गया रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट, यानी आपको क्या दिखी? एक रेगुलरिटी दिखी, एक पीरियोडिसिटी दिखी, एक सर्टेन इंटरवल के बाद दूसरा एटम रिपीट हो रहा है, ये हमने देखा। हमने क्या देखा कि उनकी एक चेन जो बन रही है वो एक लॉन्ग रेंज चेंज बन रही है, ये भी हमने देखा। अब तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम? तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो कैसा होता है? तो वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, ये एक बच्चों फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर हम क्या डालेंगे? तो एल्यूमिनियम डालेंगे। आप सबको शायद पता होगा एल्यूमिनियम का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर कुछ एल्यूमिनियम है या बर्तन, आपने एल्यूमिनियम का कैन ले लिया, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो किसका कैन होता है? एल्यूमिनियम का कैन होता है। उसका अगर आप 660 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर लेते हो तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अचानक से वो पिघलने लगता है, वो भी हम देखेंगे। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कैन डाल रहे हैं, देख लिया अपने ये कैन। तो जैसे इसका टेम्परेचर, कैन का टेम्परेचर 660.3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, ये
तुरंत ही मेल्ट होना चालू होता है और कंप्लीटली वो मेल्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, यहां पर एग्जांपल दिख रहा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आप देख लिया, आपने समझ में आपको आ गया होगा कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, वो तुरंत ही पूरा का पूरा मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो ये इसका एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या है, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी वो कैसे नेचर के होते हैं, एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब एनिसोट्रॉपिक नेचर यानी क्या होता है, तो यहां पर आपको उसका मीनिंग दिखा है, मींस देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। अगर वो क्यूबिक स्ट्रक्चर के ना हो तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, डायमंड का। अब यहां पर आप देखोगे जो डायमंड है, तो इस डायमंड की चमक कैसे है, कहीं पर ज्यादा दिख रही है, कहीं पर कम दिख रही है। और वो क्यों दिख रही है, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हर एक साइड में, हर एक डायमेंशन पे अलग अलग है, राइट। उसी तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी हर एक दिशा में थर्मल कंडक्टिविटी अलग होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग होती है। मान लीजिए आप कोई मेटल का क्यूब लोगे या कुछ लोगे, तो आप देखोगे उसके सरफेस के ऊपर आपको करंट कम लगेगा, उसकी एजेस पे आपको करंट ज्यादा लगेगा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिजिक्स चैप्टर है उसके अंदर ये चीज पढ़ी होगी, राइट। तो बच्चों ये तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे। अब हम देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड को। तो सबसे पहले एमॉर्फस सॉलिड का कैरेक्टर क्या आएगा, द पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज, यानी पार्टिकल कैसे हैं, तो पार्टिकल के बीच में कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, पीरियोडिसिटी नहीं है। ये कैसे हैं, तो ये एक रैंडमली अरेंज पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर किसका एग्जांपल है, तो यहां पर एग्जांपल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जिसे हम सिलिकेट भी कहते हैं, जिसे हम ग्लास भी कहते हैं। ये इसका यहां पर एग्जांपल दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम घुमा के देख लेते हैं किस तरह से दिखता है। ये देखो, ये इस तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिखता है। बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, ग्लास का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये तो एक यूनिट सेल हो गया, इसका हम सुपर यूनिट सेल बनाते हैं, यानी बहुत सारे यूनिट सेल को मिला के हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो किस तरह से आएगा वो भी देख लो। इसका सुपर यूनिट सेल कुछ इस तरह से आएगा, ये देखो इस तरह से है। अब यहां पर अगर आप देखते हो बच्चों, तो ये एक स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसके बाद आप देखोगे ये एक स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये एक स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके अंदर आप देखोगे सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन का एटम यहां पर है, एक 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 एटम यहां पर है। ऑक्सीजन में देखोगे एक ऑक्सीजन का एटम यहां पर है, एक यहां पर है। तो ये सब कैसे है, तो ये सब रैंडमली अरेंज होते हैं। और ये क्या है, तो ये शॉर्ट रेंज भी है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो आप अगर देखोगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज, यानी पार्टिकल कैसे हैं, तो पार्टिकल रैंडमली अरेंज है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, दे आर शॉर्ट रेंज, तो इसकी कोई एक लंबी चेन नहीं होती। अभी आपने देखा कि यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर आप अगर इसको देखते हो तो यहां पर देखोगे इस चेन में आपको कितने दिखेंगे बच्चों, तो इस चेन में आपको टोटल 4 सिलिकॉन के एटम दिखेंगे, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के एटम कितने दिखते हैं, तो टोटल 8 ऑक्सीजन के एटम दिखते हैं आपको। तो 4 सिलिकॉन और 8 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर शॉर्ट रेंज है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो लॉन्ग रेंज थे, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में वो शॉर्ट रेंज होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे ही ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, धीरे धीरे ये सॉफ्ट होने चालू होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे पिघलते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम एक ग्लास बॉटल को एक फर्नेस के अंदर रखेंगे,
तो जैसे ही ये ग्लास एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो ये धीरे धीरे सॉफ्ट होना चालू होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो यहां पर कैसा है, उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहां पर हमने ग्लास को क्या किया है, तो फर्नेस के अंदर डाला है। अब जैसे ही ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है ये सॉफ्ट होने चालू होते हैं। ठीक है, देखो इसको, तो ये क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, दे आर नॉट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेजुअल। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा, दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मींस क्या होता है, सेम होता है, ट्रॉपिक यानी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड कैसे होता है, ये सॉलिड आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया है, ग्लास का प्रिज्म लिया है। अब आप देखोगे कि यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है सेम होती है। किसी भी डायरेक्शन में आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लो, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम होता है। तो यहां पर क्या लिखा है, देयर प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो ये किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्शन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, दे एग्जिबिट सेम मैग्नीट्यूड फॉर एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। तो उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या कंडक्टिविटी है। अब कंडक्टिविटी में दो प्रकार की कंडक्टिविटी हमको देखनी है, एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है थर्मल कंडक्टिविटी। तो किसी भी डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है, हर डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहेगा, तो हमेशा सेम रहेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंशिएट खत्म हो गया है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है और वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। अब आइसो मींस क्या होता है, तो आइसो मींस होता है सेम, मॉर्फस यानी क्या होता है, स्ट्रक्चर। अब आइसोमॉर्फस क्या नाम बताता है, जैसे मान लो मैंने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस लिए हैं, अब उनके जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो सेम रहेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस स्ट्रक्चर। तो यहां पर इसका क्या स्टेटमेंट आ रहा है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। यानी दो या दो से ज्यादा के सब्सटेंस का अगर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस कहते हैं। इन दिस सब्सटेंस द केमिकल कॉम्पोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो। चलो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया है, NaF और MgO लिया है। अब यहां पर देखोगे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, डंबल टाइप में है। ठीक है, अब इसका अगर आप एटॉमिक रेशियो तो एटॉमिक रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो है। NaF में भी 1:1 का रेशियो है और MgO में 1:1 का रेशियो है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल किसका है, NaNO3 और CaCO3 का। अब यहां पर देखो NaNO3 और CaCO3 में स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर एटॉमिक रेशियो देखो 1:1:3 का रेशियो है। CaCO3 में भी एटॉमिक रेशियो कैसा है, 1:1:3 का रेशियो है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली मींस मेनी स्ट्रक्चर, मॉर्फस यानी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी सब्सटेंस के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फस स्ट्रक्चर। तो इसके क्या स्टेटमेंट आएगा, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिबिट इन टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस स्ट्रक्चर। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये किसका एग्जांपल है, ये ग्लास का एग्जांपल है। अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं, क्रिस्टोबलाइट होते हैं, अल्फा कॉर्ड्स होते हैं, बीटा कॉर्ड्स होते हैं। अब इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है SiO2। लेकिन अगर आप सुपर यूनिट सेल देखोगे, बहुत सारे यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये अलग अलग आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से अब इनके स्ट्रक्चर होते हैं
इसलिए जो अपीयरेंस होता है इनका भी अलग अलग होता है। क्रिस्टोबैलाइट का अपीयरेंस अलग होता है, अल्फा क्वार्ट्ज का अपीयरेंस अलग होता है और बीटा क्वार्ट्ज का अपीयरेंस अलग होता है। देखो यहां पर दिख रहा है क्रिस्टोबैलाइट किस तरह से दिखता है, अल्फा क्वार्ट्ज किस तरह से दिखता है और बीटा क्वार्ट्ज किस तरह से दिखता है, ये आपको दिखेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलीमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद और एक चीज आती है एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉपी यानी क्या होती है? तो ऐसे पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस को ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलीमॉर्फस होता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप। जैसे यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर है कार्बन। कार्बन से क्या बनता है? कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है और कार्बन से फुलरस भी बनता है। सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सबका बेसिक एटम है कार्बन, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए यहां पर ग्रेफाइट में कैसा है? तो ग्रेफाइट में शॉर्ट रेंज है, ये भी ग्रेफाइट का है, ठीक है। उसके बाद डायमंड देखोगे, डायमंड में लॉन्ग रेंज है और यहां पर फुलरेंस में क्या दिख रहा है? आपको कंप्लीट स्फीयर दिख रहा है। अब ये कार्बन को हम क्या कहते हैं? कार्बन को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। यानी कार्बन के में क्या दिखेगा आपको? तो कार्बन में आपको पॉलीमॉर्फस स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो बच्चों यहां पर आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।